हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी फिलहाल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। गाइस, इससे पहले के 3 चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़े हैं, मानव रोग वाला, विटामिन वाला चैप्टर और पाचन तंत्र वाला चैप्टर, तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, अंतःस्रावी तंत्र का पहला क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है एड्रिनलिन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी है थायरोक्सिन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 29/8/2022 को। गाइज, अगर आपने आज सुबह वाली क्लास देखी है तो देखते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा, आपको आप अच्छे से कर पाएंगे। जिस भी भाई को अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो बोर्ड पे देख लीजिए। इंसुलिन हार्मोन इसका राइट आंसर होगा। मैंने आज सुबह वाली क्लास में इंसुलिन हार्मोन और मधुमेह रोग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। लगभग 30 मिनट की क्लास थी, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था इंसुलिन हार्मोन और मधुमेह रोग के बारे में। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन क्लियर किए थे। खैर छोड़िए, नहीं देखी है तो इस क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इंसुलिन हार्मोन। देख लीजिए कैसे। आपका जो पेंक्रियाज होता है, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। आपका जो अग्नाशय होता है, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली होती है एल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल, तीसरी होती है डेल्टा सेल और चौथी होती है एफ सेल। आप सभी को पता है कि पेंक्रियाज जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है। वो क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि एक मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो भैया जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। अब आपको जानना है कि जूस क्या है, एंजाइम क्या है, हार्मोन क्या है, ग्रंथि क्या है। तो भैया इन सभी के बारे में एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। और मैंने ये चैप्टर अभी फिलहाल इसी सप्ताह में इसकी क्लास डाली थी। मैंने एक मैराथन क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको संपूर्ण एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। तो जैसे ही आप चैनल पे जाओगे तो शुरुआत में आपको चैप्टर यानी कि वो क्लास मिल जाएगी, तो जाकर चेकआउट कर लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो इस अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर के बारे में। और अगर वहां भी नहीं जाते हो तो भैया नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस चैप्टर का, तो वहां जाकर भी आप पढ़ सकते हो इस चैप्टर की क्लासें। मैंने कहा कि पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। आप देख सकते हो एल्फा, बीटा और जो डेल्टा सेल है ये तीनों हार्मोन का निर्माण करती है। ये तीनों हार्मोन का निर्माण करती है। और जो एफ सेल होती है ये भैया जूस व एंजाइम का निर्माण करती है। जूस व एंजाइम का निर्माण करती है। अब बात आती है कि एल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है और डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो भैया मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो एल्फा सेल होती है, इस एल्फा सेल से हार्मोन निकलता है भैया ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। एल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है।
कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। और जो डेल्टा सेल होती है, इस डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। और जो एफ सेल होती है ये निर्माण करती है भैया पैंक्रियाटिक जूस का, पैंक्रियाटिक जूस का, यानी कि अग्नाशयी रस का। और इस अग्नाशय रस में भैया एंजाइम होते हैं। अब आपसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो पहला होता है भैया एमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन, और तीसरा यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरा होता है लाइपेज एंजाइम। तो ये तो भैया इस क्वेश्चन की अंदर वाली जानकारी हो गई। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो आपको मधुमेह रोग हो जाएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इन सबको मिटा देता हूँ। मिटा दूं क्या इन सबको? ओके। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मिटाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ लैंगरेंज की दीपिकाएं किन्हें कहा जाता है। तो आपके अग्नाशय में जो कोशिका पाई जाती है इन्हीं कोशिकाओं को लैंगरेंज की दीपिकाएं कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंगरेंज की दीपिकाओं का संबंध किस अंग से है। तो भैया पैंक्रियाज से। इतनी बात आपको याद रखनी है। पैंक्रियाज की खोज भी लैंगरेंज नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इन कोशिकाओं के समूह को लैंगरेंज की दीपिकाएं कहा जाता है। अब मैं मिटा देता हूं और भैया हम क्वेश्चन पर आते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। और जो एफ सेल होती है वो पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है। इस पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एक होता है एमाइलेज, एक होता है ट्रिप्सिन, और एक होता है लाइपेज। इतनी बात क्लियर है। तो भैया बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकल रहा था? बीटा सेल से हार्मोन निकलता है इंसुलिन हार्मोन। और इस इंसुलिन हार्मोन से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? तो इसकी खोज के बारे में पूछे भैया तो बता देना बेंटिंग ने इस इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। कौन सा खनिज इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है? तो भैया जिंक सहायक होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि इंसुलिन हार्मोन करता क्या है। तो भैया आपके रक्त में यानी कि जो ब्लड होता है, इस ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? ये इंसुलिन हार्मोन। और ब्लड में जो शर्करा होती है भाई, आपके ब्लड में जो शर्करा होती है उसका नाम क्या है? उस ब्लड में जो शर्करा होती है, जो शुगर होती है, उसका नाम होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होता है ये भोजन का अंतिम उत्पाद होता है भैया। आप सभी को पता है जब भोजन का आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन की डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी है। सबसे पहले भोजन का क्या होता है? भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है, यानी कि भोजन को हम ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद में पाचन होता है, फिर उसके बाद में एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद में असिमिलेशन होता है। इस असिमिलेशन में, इस स्वांगीकरण में क्या होता है भैया? आप सभी को पता है जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण होता है। और ये जो पचा हुआ भोजन होता है ये ब्लड की सहायता से आपकी कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है। किसकी सहायता से? ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है। तो ये ब्लड की सहायता से ये जो ग्लूकोज है ये कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है। ये भोजन का ही अंतिम उत्पाद होता है, ये पचा हुआ भोजन होता है। हम कह सकते हैं कि भोजन का अंतिम उत्पाद होता है। और इस पचे हुए भोजन को आपकी कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है। कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इसलिए कहता हूँ कि सुबह वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर डिटेल में पढ़ाने लगा तो ये क्वेश्चन ही आधे घंटे में होगा। इतनी बात क्लियर है। तो भैया आपके ब्लड में जो शर्करा होती है, जो शुगर होती है, उसका नाम होता है ग्लूकोज। ये भोजन का अंतिम उत्पाद होता है, यानी कि अंतिम उत्पाद तो नहीं कह सकते, ये अंतिम रूप होता है। अब इस ग्लूकोज को ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये भैया ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। अब ये कब परिवर्तित करता है? जब आपके ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। तो
मैंने आपसे कहा है कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो आपके रक्त में, आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब भैया शर्करा की मात्रा को अगर ये नियंत्रित करता है तो जब आपके ब्लड में इस शर्करा की मात्रा, इस ग्लूकोज की मात्रा, इस शुगर की मात्रा अधिक हो जाएगी तो भैया ये इंसुलिन हार्मोन निकलेगा, यानी कि जो बीटा कोशिका होती है, ये जो बीटा कोशिका होती है ये इंसुलिन हार्मोन का स्राव करेगी और जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करेगा, ब्लड में अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज है, अधिक मात्रा में जो शर्करा है, अधिक मात्रा में जो शुगर है, इसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती है। ये ग्लाइकोजन क्या है, ये भी भोजन ही है, लेकिन ऐसा भोजन है जो एक्स्ट्रा है। इस ग्लाइकोजन को जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कहा जाता है। जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कहा जाता है, संचित भोज्य पदार्थ कहा जाता है। और जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर होता है भैया हमारे लीवर के पास। हमारे शरीर का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है, इस लीवर को कहा जाता है। तो ये ग्लाइकोजन आपके लीवर के पास स्टोर रहता है। लेकिन मान लीजिए जिस दिन आपने खाना नहीं खाया या जिस दिन आप व्रत रहते हो, फास्ट करते हो, तो उस दिन भी तो आपके शरीर को एनर्जी चाहिए होती है। भाई जिस दिन आपने खाना नहीं खाया है, आपके घर वालों से लड़ाई हो गई है, आपकी बीवी से लड़ाई हो गई है, तो आप खाना नहीं खाते हो कभी कभी। अब खाना नहीं खाते हो तो भैया आपके शरीर को तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो फिर वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो भैया ये जो ग्लाइकोजन है ये पहले से ही हमने स्टोर करके रखा है लीवर के पास। ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और फिर ये जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। और इस ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं उस दिन ये हमारा जो भोजन है जो लीवर के पास स्टोर है उसका नाम है ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन को एल्फा सेल से, बीटा सेल से तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है और एल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। तो ये ग्लूकागोन हार्मोन निकलेगा भैया, ये गलत तो नहीं लिख दिया, हाँ ग्लूका ये गोन हार्मोन निकलेगा। और ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, हमारा जो भोजन पड़ा हुआ है लीवर के पास जिसका नाम है ग्लाइकोजन, उसको वापस ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। और फिर इस ग्लूकोज को ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास ले जाया जाएगा और कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। अब ये हार्मोन कब काम में आया? जिस दिन हम व्रत थे या जिस दिन हमने खाना नहीं खाया है तो उस दिन ये काम में आया। इसलिए इस हार्मोन को फास्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है, व्रत वाला हार्मोन भी कहा जाता है इस ग्लूकागोन हार्मोन को। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फास्टिंग हार्मोन कौन सा है, व्रत वाला हार्मोन कौन सा है, तो ग्लूकागोन हार्मोन है, क्योंकि ये जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं उस दिन निकलता है और हमारे लीवर के पास जो खाना पड़ा है ग्लाइकोजन के रूप में उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जब ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ गई तो इंसुलिन हार्मोन निकला और ब्लड में जो अधिक मात्रा में जो शर्करा है उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया और ये ग्लाइकोजन आपके लीवर में जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं उस दिन ये ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, लीवर के पास हमारा जो खाना पड़ा है ग्लाइकोजन के रूप में उसे ये वापस ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस ग्लूकोज को ब्लड आपकी कोशिकाओं के पास ले जाता है और कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो इंसुलिन हार्मोन और जो ग्लूकागोन हार्मोन है एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। तो ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं ऐसे हार्मोनों को कहा जाता है काउंटरएक्ट हार्मोन। एक दूसरे के विरोधाभासी हार्मोन कहा जाता है ऐसे हार्मोन को। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि इंसुलिन हार्मोन का ये कार्य है और ग्लूकागोन हार्मोन का ये कार्य है। आपका क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अब वो कैसे होता है वो देख लीजिए। अगर मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन, अगर मान लीजिए ये जो इंसुलिन हार्मोन है भैया, ये इंसुलिन जो हार्मोन है, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई,
अब इंसुलिन हार्मोन की कमी कब होती है? या तो पैंक्रियाज में यानी कि अग्नाशय में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर बीटा सेल में कोई प्रॉब्लम हो, तभी तो जाकर के इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा। तो आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा अधिक है, लेकिन ये इंसुलिन हार्मोन बना ही नहीं है, तो भैया आपके ब्लड में ये जो शर्करा की मात्रा अधिक है, अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं बना तो क्या ये शर्करा ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगा क्या? नहीं होगा भैया, बिल्कुल नहीं होगा। तो भैया इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा? आपके ब्लड में ये जो शर्करा है, ये जो ग्लूकोज है, ये जो शुगर है, इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी। अरे भाई अधिक ही तो होगी जब ये इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं करेगा तो, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन तो है ही नहीं है। अब इंसुलिन हार्मोन की बिल्कुल ही कमी हो गई है तो ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ती जाएगी। इस ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ती जाएगी क्योंकि इंसुलिन हार्मोन काम ही नहीं कर रहा है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? ब्लड में उपस्थित जो शर्करा है उस शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, ब्लड में जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। तो भाई इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई तो आपके ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ेगी? आपके ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और इस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, ये मैं तीर का निशान लगा रहा हूँ, इस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी यानी कि शर्करा की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ेगी। तो ऐसी बीमारी जिसमें आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाए उस बीमारी को कहा जाता है मधुमेह रोग। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, शर्करा की मात्रा बढ़ेगी, और उस बीमारी को कहा जाता है भैया हाइपर ग्लाइसीमिया। और ये हाइपर जो ग्लाइसीमिया है ये डायबिटीज मेलिटस का ही दूसरा नाम होता है। ये किसका दूसरा नाम होता है? जो डायबिटीज मेलिटस है, जो डायबिटीज मेलिटस है भैया इसका ही दूसरा नाम होता है। अब ये जो डायबिटीज मेलिटस होता है इसे हिंदी में कहा जाता है मधुमेह रोग। क्या कहा जाता है? मधुमेह रोग कहा जाता है। तो अब दोबारा अगर इंसुलिन हार्मोन से कोई क्वेश्चन आए तो भैया आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि एक्चुअली में इंसुलिन हार्मोन क्या है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और उसी ही रोग को कहा जाता है हाइपर कहा जाता है भैया, आ रहा है ये हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया का दूसरा नाम होता है डायबिटीज मेलिटस, हिंदी में कहा जाता है इसे मधुमेह रोग। तो इस मधुमेह रोग की जगह पर भैया ये नाम भी आ सकता है हाइपर ग्लाइसीमिया, या फिर डायबिटीज मेलिटस भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आशा करता हूं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ 15-17 मिनट तो लगी है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें सीखने को जरूर मिला है भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चाहे हम क्वेश्चन एक ही करें एक दिन में, लेकिन भैया उस क्वेश्चन को उस तरीके से समझना है कि आपके एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, यानी कि उससे संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपका सारा डाउट, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी है लार ग्रंथि। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 29/8/2022 को। कब पूछा गया है भैया? 29/8/2022 को पूछा गया है। अभी पिछली एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लार। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करो, नहीं तो फिर भैया मैं आपको समझाता ही हूं। देखिए आपसे पूछा गया अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है इनमें से, तो मैं आपको सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवा देता हूं। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवा देता हूं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है भैया वो कौन कौन सी होती है वो देख लीजिए, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन कौन सी है भैया वो देख लीजिए। तो देखिए भैया पहली होती है हाइपोथैलेमस। पहली कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस। दूसरी होती है भैया पीनियल बॉडी ग्लैंड, और तीसरी होती है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस,
पीनियल काय ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये तीनों ग्रंथियां कहाँ होती है भैया? ये तीनों ग्रंथियां होती है आपके ब्रेन में, ये तीनों ग्रंथियां होती है आपके मस्तिष्क में। तो तीन अंतःस्रावी याद हो गई, हाइपोथैलेमस, पीनियल काय ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस पीनियल बॉडी ग्लैंड, इसे पीनियल काय ग्रंथि कहा जाता है, और यह है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक है भैया, दूसरी बात करते हैं। एक होती है थायराइड ग्लैंड और एक होती है भैया पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये दोनों ग्रंथियां आपकी नेक में होती है, आपके थ्रोट में होती है, गले में गर्दन में होती है भैया थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि और पैराथायरॉइड ग्रंथि आपके गले में वह गर्दन में होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 5 ग्रंथि हो चुकी है, हाइपोथैलेमस, पीनियल बॉडी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड और पैराथायरॉइड। इसके अलावा और देखिए, एक होती है भैया थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ये होती है आपकी चेस्ट में, ये होती है आपके सीने में। तो 6 ग्रंथियां हो गई है, 1 2 3 4 5 और 6। एक होती है भैया पेंक्रियाज, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होती है एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, हिंदी में कहा जाता है उदर गुहा वाले भाग में उपस्थित होता है आपका पेंक्रियाज। तो 7वीं ग्रंथि ये हो गई। एक होती है भैया एड्रिनल ग्लैंड, एक होती है एड्रिनल ग्लैंड और इसे हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि, और ये होती है अपर किडनी। अपर किडनी का मतलब क्या है? किडनी के ऊपर होती है भैया। तो 8वीं ग्रंथि ये हो गई, और 9 नंबर की जो ग्रंथि होती है वो होती है गोनेड्स ग्लैंड। गोनेड्स ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन ग्रंथियां, और ये होती है बिलो इंटेस्टाइन। अब बिलो इंटेस्टाइन का मतलब क्या है? आंतों के नीचे। आपकी आंतों के नीचे 9 नंबर की जो ग्रंथि होती है वो होती है गोनेड्स ग्लैंड यानी कि लैंगिक जनन ग्रंथियां। तो ये टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है भैया, ये टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन कौन सी है एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं। हाइपोथैलेमस है, पीनियल बॉडी ग्लैंड है यानी कि पीनियल काय ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी कि पीयूष ग्रंथि है, तीनों ही आपके ब्रेन में होती है। थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि आपके गले में गर्दन में होती है। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो आपके सीने में होती है। और भैया 6 ग्रंथि तो ये हो गए। 7वीं ग्रंथि है पेंक्रियाज, जो कि एब्डोमिनल कैविटी वाले भाग में होती है यानी कि उदरगुहा वाले भाग में होती है। 8वीं नंबर की है एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, जो कि आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। इसके अलावा 9 नंबर पर है भैया गोनेड्स ग्लैंड, जो आपकी बिलो इंटेस्टाइन यानी कि आपकी आंतों के नीचे होती है भैया गोनेड्स ग्लैंड। ये गोनेड्स ग्लैंड जो होती है भैया ये एक जोड़ी होती है यानी कि इनकी संख्या 2 होती है। मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। मेल में टेस्टिस है यानी कि वर्षण है, और फीमेल में भैया ओवरी है यानी कि अंडाशय है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम मैंने आपको लिख दिए हैं और इनकी संख्या लिख दी है और इनकी लोकेशन भी लिख दी है कि एक्चुअली में ये कहाँ पाई जाती है। अब देखिए भैया, मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो भैया अधिवृक्क ग्रंथि, मैंने बताया कि एड्रिनल ग्लैंड आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, तो ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, ये देख लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, तो ये भी भैया एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड ये आपके गर्दन में होती है, आपके गले में होती है, तो ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन सी नहीं है भैया? तो ऑप्शन नंबर डी लार नहीं है। तो इन सभी ग्रंथियों के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम याद हुए या नहीं हुए? जल्दी जल्दी बता दीजिए भैया कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब बहिःस्रावी ग्रंथियों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उनको भी नाम याद कर लीजिए। अगर वो भी नाम याद हो गए तो वहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में, वैसे वहां से भी पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं। ले लिया आपने? ओके भैया, अब मैं आपको बताने वाला हूं भैया बहिःस्रावी ग्रंथियों के नाम। देखो, हम जो भी क्वेश्चन करते हैं अच्छे से करते हैं, चाहे एक दिन में एक ही क्वेश्चन करना पड़े।
सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब इस चैप्टर से संबंधित लगभग हम 100 क्वेश्चन के आसपास करने वाले हैं, लगभग 80 तो करेंगे ही करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से अगर एक एक क्वेश्चन करते हो कॉन्सेप्ट के साथ में, अगर अच्छे से समझ कर, तो भैया ये चैप्टर आपका यही क्लियर हो जाता है। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि भैया इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लीजिए एक बार। अगर पढ़ लिया तो इस चैप्टर से फिर आपके रेलवे वाली एग्जाम में या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो आप, यहाँ से भैया बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, इतनी मैं गारंटी दे दूँ आपको। ओके, अब बात करते हैं भैया बहिस्रावी ग्रंथियों की। बहिस्रावी ग्रंथियों की यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, इनके नाम क्या क्या है भैया, इनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ओके, तो पहली है भैया लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड हिंदी में भी सेम नाम है। जो लेक्राइमल ग्लैंड होती है ये हमारी आंखों में होती है। ये कहाँ होती है भैया, लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है वो हमारी आंखों में होती है। दूसरी होती है भैया सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है इस सलाइवा का निर्माण करती है, ये हमारे मुंह में होती है यानी कि माउथ में होती है। और जो लेक्राइमल ग्लैंड है भैया वो आंसू का निर्माण करती है, आंसू बनाने वाली ग्रंथि होती है ये लेक्राइमल ग्लैंड जो हमारी आंख में होती है। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये लारीय ग्रंथि कहा जाता है इन्हें हिंदी में, ये लार का निर्माण करती है, ये आपके मुंह में होती है। ओके, तीसरी होती है भैया स्वीटिंग ग्लैंड। स्वीटिंग ग्लैंड यानी कि पसीना ग्रंथि, इसे ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है या इसे सबसियस ग्लैंड भी कहा जाता है। सबसियस ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये कहाँ होती है भैया, ये होती है आपकी स्किन में। सबसे ज्यादा आपकी स्किन में ये स्वीटिंग ग्लैंड होती है। और स्किन में भी कहाँ होती है ये सबसे ज्यादा पसीना ग्रंथि। स्वीटिंग ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है पसीना ग्रंथि, जो पसीना का निर्माण करती है। तो भैया सबसे ज्यादा जो पसीना ग्रंथि होती है वो आपकी हथेली में होती है, इसी के कारण आपकी हथेली में सबसे ज्यादा पसीना आता है भैया। क्योंकि ये जो स्वीटिंग ग्लैंड होती है, ये जो पसीना ग्रंथि होती है, ये पसीना ग्रंथि भैया सबसे ज्यादा आपकी हथेली में होती है, लगभग 3 से 4 मिलियन होती है। और ये जो पसीना ग्रंथि है वो पसीना का निर्माण करती है, इसी के कारण सबसे ज्यादा जो पसीना आता है वो आपकी हथेली में आता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नंबर 4 पर बात करते हैं भैया हम। तो नंबर 4 पर आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है यानी कि जठर रस का निर्माण करती है। ये आपके पेट में होती है, ये आपके स्टोमक में होती है, ये आपके पेट में होती है। तो 4 क्लियर हो गई। ओके, नंबर 5 पर बात करते हैं लीवर। जो लीवर होता है भैया, जिसे यकृत या जिगर भी कहा जाता है, ये आपके एब्डोमिनल कैविटी में होता है। कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है यानी कि उदर गुहा वाले भाग में होता है, ये उदर गुहा वाले भाग में होता है। नंबर 6 पर आता है पेंक्रियाज। ये जो पेंक्रियाज है ये भी एक ग्रंथि है बेटा, जिसको मैंने अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी लिखवाया था। क्यों लिखवाया था, क्योंकि जो पेंक्रियाज होता है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। इसलिए हम पेंक्रियाज को अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं और बहिस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन का निर्माण करे, बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे, और मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करे। तो पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जो भैया हार्मोन भी बनाती है, जूस भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है। तो भैया अगर हार्मोन बना रही है तो भैया हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ेंगे, और जूस और एंजाइम बना रही है तो भैया हम बहिस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ेंगे। और मिश्रित ग्रंथि है तो भैया जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। तो मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। इसके बारे में मैंने चैप्टर में फुल डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर तो मैं आपसे फिर कहता हूं, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। या फिर भैया अभी मैंने इसी सप्ताह में इसकी एक मैराथन क्लास डाली थी बुधवार को, तो वो मैराथन क्लास भी आप देख सकते हो, चैनल पर जाइए, आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगी वो चैप्टर। उस चैप्टर की क्लास से आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगी। एक ही मैराथन क्लास है, 4.5 घंटे में पूरा हुआ था भैया ये चैप्टर, तो वहां पर जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, 6 हो गई ना भैया। पहली है लेक्राइमल ग्लैंड, दूसरी है सलाइवरी ग्लैंड, तीसरी है स्वीटिंग ग्लैंड, चौथी है गैस्ट्रिक ग्लैंड
और भैया 5वीं है लीवर, 6ठी है पेंक्रियाज, 7वीं कौन सी है? 7वीं है भैया मेमरी ग्लैंड। 7वीं है भैया मेमरी ग्लैंड जो आपके चेस्ट में होती है। और ये जो मेमरी ग्लैंड होती है ये भैया दूध बनाने में सहायक होती है। पेंक्रियाज होता है पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है, इस पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं। लीवर होता है वो बाइल जूस का निर्माण करता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि जूस और एंजाइम का निर्माण करती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, 8वीं कौन सी है? 8वीं है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है भैया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि जो आंतीय ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है? आपकी छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो ये 8 बहिस्रावी ग्रंथि है भैया, ये 8 एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो मैंने 9 तो लिखवाई थी भैया अंतःस्रावी ग्रंथि, और अब 8 लिखवा दी है भैया बहिस्रावी ग्रंथि। तो इनके नाम आपको याद होना जरूरी है भैया, इनके नाम आपको याद होना जरूरी है भैया। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, मानता हूं आज हमने 2 ही क्वेश्चन किया, आज हम 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन ये 2 क्वेश्चनों में जो जानकारी मैंने आपको दी है ये भैया किसी 20 क्वेश्चन से कम नहीं है। अगर आपने इतना ही याद कर लिया है जितना मैंने आपको पढ़ाया है तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो फिर आज यहीं तक रखते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, इस बैच की क्लास जो आती है वो आती है हर रोज शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। और इसमें मैं आपको रेलवे वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं भैया चैप्टर वाइज। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए। प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल पर जाकर चेकआउट करिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है, हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000, 4000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना होती है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं। तो अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं तो बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। तो बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी और ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं। बहुत फायदेमंद है भैया, जाकर जरूर दीजिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास में जैसे ही कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करो तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। या फिर डायरेक्ट आप चैनल खोल करके भैया फिर डायरेक्ट आप आंसर भी दे सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।